हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सी ए काजल डेरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो सेशन है वो है फॉर सी ए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सबको पता होगा कि हमने पेपर 3 स्टैटिस्टिक्स के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जहां हम सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे पास्ट ईयर पेपर में आए हुए हैं या एमटीपीज़ में कवर किए हैं, आरटीपीज़ में कवर किए हैं या इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से रिलेटेड हैं, वो सारे क्वेश्चन की हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जहां हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। अगर वो क्लास आपने नहीं की है तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड उसका पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हमारा पार्ट 3 दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ स्टैटिस्टिक्स का थर्ड पार्ट है, जहां बेसिकली हम लोग इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस डील करेंगे। एंड लास्ट पार्ट जो हमारा पार्ट 4, उसमें हम लोग डील करेंगे थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोरिलेशन रिग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़। क्लियर? तो आज की जो हमारी क्लास है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीज़न बिंग इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज़ का बहुत अच्छा खासा कवरेज होता है एग्जाम में, तो ये क्लास भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, तो आप इसकी पीडीएफ ज़रूर डाउनलोड कर लेना। एंड अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो भी आप ज़रूर कवर कर लेना। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। इंडेक्स नंबर्स आर एक्सप्रेस्ड। अब देखो, ये समझने के पहले ये समझो कि व्हाट इज़ इंडेक्स नंबर। अगर इंडेक्स नंबर की बात करें बेटा, तो इंडेक्स नंबर एक तरह का डिवाइस है जो बेसिकली हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर मान लो हम लोग को दो टाइम पीरियड के बीच में डिफरेंस देखना है, जैसे हमें देखना है कि 1991 के कंपैरिजन में 2001 में कितना चेंज हुआ, तो इस चेंज को बेसिकली हम कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर। या अगर मान लो दो प्लेस है, उसके बीच का हमें डिफरेंस समझना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इंडेक्स नंबर। क्लियर? तो बेसिकली इंडेक्स नंबर एक ऐसा डिवाइस है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं सो दैट हम लोग मेजर कर सके चेंजेस ऑफ डिफरेंस फ्रॉम टाइम टू टाइम और फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। मतलब टाइम टू टाइम जो चेंजेस हुआ है उसके बीच का डिफरेंस समझना अगर है तो हम लोग यूज़ करते हैं इंडेक्स नंबर। क्लियर? तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि इंडेक्स नंबर आर एक्सप्रेस्ड। जनरली इंडेक्स नंबर किस में एक्सप्रेस्ड होता है बेटा? परसेंटेजेस में, क्योंकि इंटू 100 हमेशा हम लोग यूज़ करते हैं हर फॉर्मूले में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, लैस्प्रेस इंडेक्स फॉर्मूला यूजेस द वेट्स ऑफ द। अगर लैस्प्रेस की बात करें तो बेसिकली इसका फॉर्मूला क्या होता है? समेशन P1 डिवाइडेड बाय समेशन P0। एंड क्योंकि ये वेटेड एग्रीगेटिव मेथड है तो कुछ ना कुछ वेट हम लोग यूज़ करेंगे, और हम लोग वेट क्या यूज़ करते हैं बेटा? Q0। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? वेट हम लोग कौन से ईयर का लेते हैं? बेस ईयर का। तो करेक्ट आंसर होगा ए, बेस ईयर। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ चीज़ें तुम लोग को क्लैरिफाई कर दें। अगर हम लोग इंडेक्स नंबर की बात करें, सबसे पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स पे हम रिविजन करा रहे हैं कि अगर हम लोग इंडेक्स नंबर की बात करें तो इसमें दो चीज़ होती है। एक होता है प्राइस रिलेटिव और एक होता है क्वांटिटी रिलेटिव। अब देखो, प्राइस रिलेटिव की अगर बात करें तो ये है Pn डिवाइडेड बाय P0। P0 किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा? बेस ईयर को, और N करता है करंट ईयर को। वैसे अगर क्वांटिटी रिलेटिव की बात करें तो Qn डिवाइडेड बाय Q0। क्लियर? अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास क्या आ जाएगा? वैल्यू रिलेटिव। और वैल्यू रिलेटिव की सीधे सीधे वैल्यू क्या हो जाएगी? Pn Qn, क्योंकि हमने बोला मल्टीप्लाई करना है, डिवाइडेड बाय P0 Q0। क्लियर है? तो इंडेक्स नंबर में बेसिकली हम लोग तीन चीज़ कैलकुलेट करते हैं। पहला प्राइस, दूसरा क्वांटिटी, और तीसरा अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू रिलेटिव। अच्छा, अब इसके बाद हम सिर्फ प्राइस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। सेम चीज़ एप्लीकेबल है बेटा क्वांटिटी में, कि अगर हम लोग प्राइस रिलेटिव की बात करें तो उसके लिए हमारे पास कई सारे मेथड्स हैं। अब ये मेथड्स हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि इसी पे हमारा पूरा चैप्टर डिपेंड कर रहा है। अगर हम लोग मेथड्स की बात करें तो दो चीज़ है हमारे पास। पहला है सिंपल और दूसरा है वेटेड। अब सबको पता है कि सिंपल एवरेज जब भी निकालते हैं तो डिवाइड बाय n कर देते हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और वेट के लिए हम लोग क्या करते हैं? मल्टीप्लाई भी करते हैं वेट से और डिवाइड भी करते हैं वेट से। क्लियर? अब देखो, सिंपल में हम सिंपली बता रहे हैं कि हमारे पास दो मेथड है, एक एग्रीगेटिव और एक एवरेज। नाम से याद रखना कि एग्रीगेटिव मतलब जहां हम लोग ऐड करने की बात करें, और एवरेज मतलब जहां डिवाइड बाय n होगा। वैसे वेटेड में भी दो मेथड है, एग्रीगेटिव एंड एवरेज। क्लियर?
अगर एग्रीगेटिव की बात करें तो सिंपली हम किसकी बात करें, प्राइस रिलेटिव की। फॉर्मूला क्या था, Pn डिवाइडेड बाय P0, है ना। और एग्रीगेटिव मतलब क्या होता है, एड ऑन करना। तो हम लोग इसका भी एडिशन देखेंगे और इसका भी एडिशन देखेंगे। क्लियर। इसी तरीके से तुम लोग को फॉर्मूला लर्न होगा इनटू 100। अब अगर हम लोग एवरेज की बात करें बेटा, क्योंकि सिंपल है तो सिंपल में वेट की तो कभी बात ही नहीं होती, एंड क्योंकि वेट की बात नहीं हो रही इसलिए यहाँ पे क्वांटिटी को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ किसको यूज़ कर रहे हैं, प्राइस को। अब देखो एवरेज में फॉर्मूला यही रहेगा, समेशन Pn डिवाइडेड बाय समेशन P0 इंटू 100 होल डिवाइडेड बाय n। सिंपली क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग किसकी बात की बेटा, एवरेज की। और एवरेज में हमने पहले ही बताया कि हम लोग हमेशा क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय n, दैट इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करके एवरेज निकालते हैं। क्लियर। तो याद कैसे रहेगा, एग्रीगेटिव मतलब एड ऑन करना और एवरेज मतलब डिवाइड करना। ठीक, हम सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे लर्न करा रहे हैं। अब वेटेड का देखो, अगर हम लोग वेटेड के केस में बात करें, क्योंकि हम तुम लोगों को किसके बारे में बता रहे बेटा, प्राइस रिलेटिव की, जस्ट इसका रिवर्स करना तो क्वांटिटी रिलेटिव आ जाएगा। वेटेड मेथड में दो चीज़ है, अगेन एग्रीगेटिव एंड एवरेज। अब देखो एग्रीगेटिव में हम बताएं तो तुम लोग बेसिकली यहाँ पे 4 चीज़ें पढ़ चुके हो, लास्परेज मेथड, पैशेज मेथड, मार्शल एडजवर्थ मेथड एंड लास्ट इज फिशर्स मेथड। ठीक, लास्परेज के लिए देखो फॉर्मूला अभी भी सेम है, समेशन Pn अपॉन समेशन P0, बट हमें पता है हम किसकी बात करें, वेटेड की बात करें। और क्योंकि वेटेड की बात करें तो कुछ ना कुछ वेट लेना होगा, तो प्राइस रिलेटिव में हम वेट किसको लेते हैं, क्वांटिटी को। तो यहाँ लोगे Q0 मतलब लास्परेज किसको यूज़ करता है, बेस ईयर को इंटू 100। क्लियर। अगर पैशेज की बात करें तो सेम समेशन Pn अपॉन समेशन P0, इन्होंने वेट किसको लिया है बेटा, करंट ईयर के क्वांटिटी को, दैट इज Q1 को। क्लियर है, Q1 लिख सकते हैं या Qn लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। अब अगर मार्शल एडजवर्थ की बात करें तो मार्शल एडजवर्थ मतलब सिंपली ये तो फॉर्मूला अभी भी एज इट इज़ है। देखो ये फॉर्मूला तो एज इट इज़ है, हम कुछ ना कुछ वेट ले रहे हैं और इन्होंने वेट क्या लिया है, Q0 प्लस Qn। अगर ऊपर ये वेट है तो नो डाउट नीचे भी यही वो यूज़ करेंगे इंटू 100। क्लियर है। एंड फिशर्स मेथड की बात करें तो अंडर रूट लास्परेज इंटू पैशेज इंटू 100। ठीक, यही 4 मेथड हमारी बुक में दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसकी बेटा, एवरेज की। अब वेटेड एवरेज में सिंपली अभी हमने क्या बोला कि समेशन Pn अपॉन समेशन P0 तो रहेगा, बट इसमें हम लोग वेट किसको लेंगे, P0 Q0 को होल डिवाइडेड बाय P0 Q0 को। ये कट जाएगा तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा, समेशन Pn Q0 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 बचेगा। और अगर ये देखो, क्योंकि इंटू 100 तो है ही है ना, अगर ये देखो तो ये किसकी इक्विवेलेंट है, लास्परेज मेथड के, क्योंकि लास्परेज मेथड में भी बेस ईयर की क्वांटिटी को ही हमने एज अ वेट यूज़ किया था। क्लियर। तो वेटेड एवरेज इज इक्विवेलेंट टू लास्परेज मेथड, याद रहेगा ये। अच्छा, हमने ये सारा का सारा फॉर्मूला क्यों बताया है, सो दैट हम तुम लोगों को टेस्ट के बारे में भी एक बार रिवाइज करा सके। अगर टेस्ट की बात करें तो हमारे पास 4 चीज़ें थी। पहला था यूनिट टेस्ट, हम सिर्फ रिवाइज करा रहे और कुछ नहीं, टाइम रिवर्सल टेस्ट। फिर था फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। एंड लास्ट है सर्कुलर टेस्ट। ठीक, अगर यूनिट टेस्ट की बात करें बेटा तो यूनिट टेस्ट सबको सेटिस्फाई करता है एक्सेप्ट, ये याद रखना है, सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स फॉर्मूले को ये सेटिस्फाई नहीं करता। इसका मतलब किसको सेटिस्फाई नहीं करता, अभी जो हमने टेबल देखा था जिसमें हमारे पास सिंपल था और वेटेड था, सिंपल में भी 2 वेटेड में भी 2, तो फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई नहीं करता, बाकी सबको सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। ये कहीं नोट डाउन कर लेना, तुम लोग को रिविजन टाइम ये हेल्प करेगा। अगर हम लोग बात करें टाइम रिवर्सल टेस्ट की, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट बेसिकली देख लेते हैं कि किसको सेटिस्फाई करता है और किसको नहीं करता। ये सेटिस्फाई करता है सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को, पहला। दूसरा क्या था बेटा, सिंपल एवरेज था, तो बट ये सिंपल एवरेज में किसको करता है, सिंपल ज्योमेट्रिक मीन एवरेज को। क्लियर। क्योंकि दूसरा था ना एवरेज, तो एवरेज में तो कोई भी हो सकता है, अरिथमेटिक मीन भी हो सकता है और ज्योमेट्रिक मीन भी हो सकता है, तो ये किसको सेटिस्फाई करता है, ज्योमेट्रिक मीन को। ऐसे याद करना इसलिए बता रहे हैं। नेक्स्ट देखो वेटेड एग्रीगेटिव में
ये किस किस को फुलफिल करता है? ये फुलफिल करता है बेटा मार्शल एडजवर्थ को, एंड इसके अलावा फिशर्स को। ठीक, तो ये वेटेड एग्रीगेटिव था। और वेटेड एवरेज में भी अगर तुम लोग देखोगे तो वेटेड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव को ये सेटिस्फाई करता है। बट किसको सेटिस्फाई नहीं करता? लास्प्रेज मेथड एंड पैशेज मेथड इसको सेटिस्फाई नहीं करते। किसको? टाइम रिवर्सल टेस्ट को। क्लियर? और ये हम क्यों बता रहे हैं? ताकि ये लर्न कर लेना। बहुत बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इनको सेटिस्फाई करता है। और ये सीक्वेंस में याद रखना कि सिंपल में पहला एग्रीगेटिव था, एवरेज था, फिर वेटेड में एग्रीगेटिव था, एवरेज था। तो उसी सीक्वेंस में याद रखोगे तो चीज़ें याद रहेंगी। और अगर हम लोग बात करें बेटा टाइम रिवर्सल टेस्ट की, तो इसका फॉर्मूला क्या था? P01 मल्टीप्लाई P10। ये किसके बराबर आना चाहिए? 1 के बराबर आना चाहिए। तो लास्प्रेज और पैशेज नहीं करते और बाकी ये सारे लोग सेटिस्फाई करते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट हमने बताया था फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। तो याद रखना फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ कौन सेटिस्फाई करता है? फिशर्स आइडियल इंडेक्स फॉर्मूला। ठीक, और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट है क्या? P01 इंटू Q01। ये किसके बराबर आना चाहिए? हमेशा वैल्यू 01 के। एंड लास्ट है हमारा बेटा सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट का भी फॉर्मूला देख लो, बेसिकली तुम लोग को बुक में कहीं नहीं मिलेगा। सर्कुलर टेस्ट का फॉर्मूला है P01 इंटू P12 इंटू P20 इज इक्वल टू 1। ये देखो सीक्वेंस में चल रहा है। ठीक, और सर्कुलर टेस्ट की अगर बात करें तो ये कौन सेटिस्फाई नहीं करता? ना लास्प्रेज करता है, ना पैशेज करता है और ना ही फिशर्स करता है। क्लियर? तो कौन करता है सर्कुलर टेस्ट? सेटिस्फाई कौन करता है? सबसे पहला याद रखना सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, इसको सेटिस्फाई करता है। और उसके अलावा वेटेड एग्रीगेटिव जहाँ पे आपका वेट क्या होना चाहिए? फिक्स्ड होना चाहिए। हमने क्या बोला? सर्कुलर टेस्ट लास्प्रेज नहीं करता, पैशेज नहीं करता, फिशर्स नहीं करता। और जो बुक में लिखा है हम उसके हिसाब से बता रहे हैं कि सिंपल ज्योमेट्रिक मीन इसको सेटिस्फाई करता है और वेटेड एग्रीगेटिव भी करता है। तो तुम लोग बोलोगे मैम वेटेड एग्रीगेटिव में तो सब आ गया, लास्प्रेज आ गया, पैशेज आ गया, फिशर्स आ गया, क्योंकि सब तो पार्ट तो वेटेड एग्रीगेटिव का था ना। बट नहीं, वेटेड एग्रीगेटिव कब सेटिस्फाई करेगा? जब वेट आप क्या लोगे बेटा? फिक्स लोगे, तभी ये सिर्फ सेटिस्फाई करेगा, अदरवाइज सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए हमने इसका रिवीजन कराया है। अब चलो हम लोग अपने एमसीक्यूज पे चलते हैं वापस। तो अब देखो सेकेंड वाला पॉइंट सिंपल हो गया, क्योंकि लास्प्रेज में हम सबको पता है फॉर्मूला क्या है? PN/Q0 डिवाइडेड बाय P0/Q0। तो ये क्या है? बेस ईयर को तो यूज करा है ना, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बेस ईयर। नेक्स्ट, द वेट्स यूज्ड इन अ क्वांटिटी इंडेक्स आर। क्वांटिटी में हम किसको वेट लेंगे? प्राइस को। और प्राइस इंडेक्स में किसको लेते हैं बेटा? क्वांटिटी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, प्राइसेस। नेक्स्ट, इंडिसेस कैलकुलेटेड बाय द चेन बेस मेथड आर ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम। अगर चेन बेस मेथड यूज करेंगे तो एक ही जैसी एरर, मतलब सेम एरर बार बार होने के चांसेस नहीं है। तो करेक्ट आंसर होगा बी, होमोजेनिटी एरर। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमनली यूज्ड इंडेक्स नंबर इज, सबको पता है प्राइस इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट, अनवेटेड प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला इज। अभी देखो हमने बताया ना कि दो मेथड हमारे पास होता है बेटा, एक होता है हमारा सिंपल और एक होता है वेटेड। तो सिंपल को हम क्या बोलते हैं? अनवेटेड, है ना। सिंपल मतलब क्या? अनवेटेड। और वेटेड तो नॉर्मली है। तो हमेशा आप लोग देखोगे हम लोग लास्प्रेज, पैशेज, फिशर्स यही सब मेथड यूज करते हैं। सिंपल मेथड हम लोग जल्दी यूज नहीं करते। तो अनवेटेड प्राइस इंडेक्स फॉर्मूला इज सेल्डम यूज्ड। सेल्डम मतलब क्या हुआ? इनफ्रीक्वेंट। ठीक, मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंटली हम इसको यूज नहीं करते। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स दैट इज CPI नंबर इज कंस्ट्रक्टेड फॉर, बट ऑब्वियसली किसके लिए कंस्ट्रक्ट होता है? अ वेल डिफाइंड सेक्शन ऑफ सोसाइटी या अ वेल डिफाइंड सेक्शन ऑफ पीपल, दैट इज A। ये सब तुम लोग के थ्योरी है, लर्न करके जाना है और ये सब थ्योरी एग्जाम में पूछती है। नेक्स्ट, लास्प्रेज इंडेक्स नंबर पजेस। अगर लास्प्रेज की बात करेंगे बेटा तो ये अपवर्ड बायस होता है, मतलब ये ओवर एस्टिमेट करता है वैल्यू को, दैट इज C। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर हेल्प्स इन फ्रेमिंग ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, in assessing the purchasing power of money, for adjusting national income
और ऑल ऑफ द अबव? बट ऑब्वियस ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि इंडेक्स नंबर हमें इन सब में हेल्प करता है। नेक्स्ट, पैशेज वॉज an English mathematician, a French economist, a German statistician, none of the above. C, a German statistician. Next, Fisher's ideal price index is, हमने पहले बताया कि ये क्या है, ज्योमेट्रिक मीन है किसका, लास्प्रेज और पैशेज का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा? डी, इट इज अ ज्योमेट्रिक एवरेज ऑफ अ लास्प्रेज इंडेक्स एंड पैशेज इंडेक्स। नेक्स्ट, combining of two index number series having different base periods into one series with common base period is known as, कह रहा है कि दो इंडेक्स नंबर जिनके अलग अलग बेस पीरियड है, अगर हम उनको कंबाइन करके एक ही कर दें, मतलब एक अलग इंडेक्स नंबर है, एक अलग इंडेक्स नंबर है, इन दोनों को मिला करके हमें एक ही इंडेक्स नंबर में कन्वर्ट करना है और उसका बेस पीरियड भी हम क्या लेंगे, सेम लेंगे। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं? स्प्लिसिंग, बेस्ड शिफ्टिंग, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। इसको हम कहते हैं बेटा स्प्लिसिंग, दैट इज ए। नेक्स्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट was invented by Walsh, that is B. Next, Fisher's ideal formula does not satisfy. अब देखो यहाँ पे हमने बताया था कि 4 टेस्ट होते हैं। यूनिट टेस्ट में हमने बताया था कि सिंपल एग्रीगेटिव को छोड़ के बाकी सब सेटिस्फाई करते हैं। टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात करें तो फिशर्स उसको भी सेटिस्फाई करता है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात करें तो उसको भी फिशर्स सेटिस्फाई करता है, बट सर्कुलर टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता। सर्कुलर टेस्ट को कौन कौन सेटिस्फाई नहीं करेगा? ना लास्प्रेज, ना पैशेज और ना ही फिशर्स। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, सर्कुलर टेस्ट। नेक्स्ट, द कंडीशन फॉर द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। देखो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की बात कर रहा है बेटा, तो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का हमने ऊपर फॉर्मूला भी बताया था, P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू V01। ये है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, द कंडीशन फॉर द टाइम रिवर्सल टेस्ट टू होल्ड गुड विद द यूजुअल नोटेशंस। अब देखो टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात कर रहा है, तो टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या है बेटा? जिसमें हम टाइम को रिवर्स करेंगे, 0110 इज इक्वल टू 1। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। और अगर यही सर्कुलर टेस्ट पूछा होता तो P01 इंटू P12 इंटू P20, दैट इज ये सर्कुलेट कर रहा है, ये किसके बराबर होना चाहिए था? 1 के बराबर। क्लियर? नेक्स्ट, डेटा फॉर इंडेक्स नंबर शुड बी कलेक्टेड फ्रॉम। अब देखो जो डेटा है बेसिकली हम लोग को पहले ये समझना होता है कि हम लोग इंडेक्स नंबर क्यों यूज़ कर रहे हैं। अगर टाइम टू टाइम के लिए कर रहे हैं तो टाइम का डेटा कलेक्ट करना होगा, प्लेस टू प्लेस के लिए कर रहे हैं तो प्लेस का डेटा कलेक्ट करना होगा। क्लियर? और ये डेटा किससे कलेक्ट करते हैं? बेसिकली ये काइंड ऑफ सैंपल होता है जो हम मार्केट से कलेक्ट करते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन दिया है द होलसेल डीलर्स, द रिटेलर्स, द सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन्स और नन ऑफ द अबव, बट ऑब्वियस नन ऑफ द अबव। आप जिस पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्ट कर रहे हो उन्हीं से तो आप डेटा कलेक्ट करोगे ना, तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है, तो क्या इनमें से हम कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं? नहीं, तो करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट, सर्कुलर टेस्ट फॉर प्राइस इंडिसेस इज सैटिस्फाइड बाय द फॉर्मूला। अब देखो सर्कुलर टेस्ट की अगर बात करें तो हमने सर्कुलर टेस्ट में बताया भी था कि अगर हमारे पास वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में किसी का कोई फिक्स्ड वेट है तो वो सेटिस्फाई करेगा, और उसके अलावा कौन सेटिस्फाई करेगा? सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, बताया था हमने ऊपर। तो सर्कुलर टेस्ट में देखो ऑप्शन दिया है ऑब्टेन बाय केलीज फिक्स्ड वेट मेथड। अब केलीज बेसिकली तुम लोग की बुक में नहीं है, जैसे केलीज नहीं है, डॉर्बिश बॉले नहीं है, बट स्टिल अगर आप इंस्टीट्यूट की मैथ में देखोगे उन्होंने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में इंक्लूड किया है इनका नाम। केलीज भी बेसिकली क्या है? वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का पार्ट है। एंड क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि अगर ये फॉर्मूला ऑब्टेन्ड हो रहा है फिक्स वेट मेथड से, तो नो डाउट वो सर्कुलर टेस्ट को फुलफिल करेगा, क्योंकि हमने ऊपर यही चीज़ बताई थी कि सर्कुलर टेस्ट को लास्प्रेस, पैशेज और फिशर्स नहीं फुलफिल करते, बट अगर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में किसी का भी फिक्स्ड वेट है वो सर्कुलर टेस्ट सेटिस्फाई करेगा। और उसके अलावा बेस्ड ऑन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव, तो बट ऑब्वियस सिंपल ज्योमेट्रिक मीन ऑफ प्राइस रिलेटिव भी इसको सेटिस्फाई करता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, एलिमेंट ऑफ सब्जेक्टिविटी इज इन्वॉल्व्ड इन इंडेक्स नंबर्स ड्यू टू सिलेक्शन ऑफ वेट्स, चॉइस ऑफ बेस ईयर, चॉइस ऑफ कमोडिटीज, ऑल ऑफ द अबव, बट ऑब्वियस सब्जेक्टिविटी किस वजह से है? हमने क्या वेट सेलेक्ट किया? कई बार हम बेस ईयर को लेते हैं तो कई बार हम करंट ईयर को सेलेक्ट करते हैं।
अब चॉइस ऑफ बेस ईयर, कौन सा बेस ईयर लिया है, कई लोग 1991 को बेस ईयर लेते हैं तो कुछ लोग 2001 को बेस ईयर लेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, if the old series is connected with the new series of index number it is known as। अब देखो, जब दो सीरीज, अभी हमने ऊपर बताया ना कि जब दो सीरीज मिल करके, इन दोनों का बेस पीरियड अलग अलग था, दोनों को मिला करके हम एक नई सीरीज बनाते हैं और इसका एक ही बेस पीरियड रखते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बेटा, स्प्लिसिंग तो कहते हैं। क्लियर है, इसका मतलब बी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन नहीं होगा, तो स्प्लिसिंग तो होगा। बट जब हम ओल्ड सीरीज को कनेक्ट करते हैं न्यू सीरीज के साथ तो इसको हम कहते हैं फॉरवर्ड स्प्लिसिंग, मतलब आगे बढ़ना। और अगर हम न्यू सीरीज को कनेक्ट करते हैं ओल्ड सीरीज के साथ तो ये हम क्या कर रहे हैं बेटा, पीछे जा रहे हैं ना, एक तरह से देखो न्यू से ओल्ड जा रहे हैं, तो इसको तब हम क्या कहते हैं, बैकवर्ड स्प्लिसिंग। तो याद रखना, ओल्ड सीरीज को कनेक्ट करें न्यू सीरीज से तो आंसर होगा फॉरवर्ड स्प्लिसिंग, बट ये पूछा होता कि न्यू सीरीज को कनेक्ट करते ओल्ड सीरीज से तो आंसर होता बैकवर्ड स्प्लिसिंग, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, ज्योमेट्रिक क्रॉस फॉर्मूला फॉर इंडेक्स नंबर इज नोन एज, सबको पता है, लैस्प्रेज इनटू पैशेज, इसको हम क्या कहते हैं, फिशर्स आइडियल फॉर्मूला, दैट इज बी। नेक्स्ट, विच इंडेक्स सैटिस्फाइज अ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये नहीं है, ये ऑप्शन यहाँ पे है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट कौन सेटिस्फाई करता है, सिर्फ एक, कौन, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर, दैट इज सी। नेक्स्ट, इफ एन इंडेक्स नंबर कैलकुलेशन ओवर 8 years with base value of 100 gave an index for 1996 of 110, what should be the percentage relative for 1996? परसेंटेज रिलेटिव पूछा है बेटा, तो सीधे आप क्या करो, P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100 कर दो, तो P1 कितना है, 110, ये दिया है ना, एंड बेस ईयर का वैल्यू कितना दिया है, 100 इंटू 100, तो ये हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 110 आएगा ना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, 110, और हमसे पूछा भी था फॉर 1996। क्लियर। नेक्स्ट, P01 इज द इंडेक्स फॉर टाइम, देखो P01 है तो इसको 1/0 बोलेंगे, और अगर P10 होता तो 0/1 होता। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, ए, 1/0। नेक्स्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सैटिस्फाइड बाय, अगेन फिशर्स आइडियल इंडेक्स, और ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइस इंडेक्स एंड क्वांटिटी इंडेक्स इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग वैल्यू इंडेक्स देन द टेस्ट दैट होल्ड्स इज। अब देखो क्या बोला है कि अगर हम प्राइस इंडेक्स को मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी इंडेक्स से और ये बराबर आ जाए वैल्यू इंडेक्स के, या हम इसको और स्पेसिफाई करके बताते हैं कि ये कह रहा है कि P01 इंटू Q01 करें तो ये V01 आ जाए, ये बेसिकली कौन सा टेस्ट था, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, याद होगा। तो करेक्ट आंसर होगा सी, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। नेक्स्ट, सिंपल एग्रीगेटिव ऑफ क्वांटिटीज इज अ टाइप ऑफ, अब देखो क्या पूछा है बेटा, सिंपल एग्रीगेटिव पूछा है, तो एग्रीगेटिव मतलब इंडिसेस, दैट इज बी। नेक्स्ट, Lasprey's or Pasch's or Fisher's ideal index do not satisfy circular test, that is C. Next, the formula should be independent of the unit in which or for which price and, देखो अगर हमसे कह रहा है कि फॉर्मूला इंडिपेंडेंट होना चाहिए तो ये यूनिट टेस्ट में हमने पढ़ा है कि यूनिट टेस्ट में वो यूनिट फ्री होता है, दैट इज ए। नेक्स्ट, Lasprey's and Pasch's मेथड डैश टाइम रिवर्सल टेस्ट, क्या ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करते हैं, नहीं, ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करते और ये हमने ऊपर बताया था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी, डू नॉट सेटिस्फाई। नेक्स्ट, डैश इज कंसिडर्ड विद द मेजरमेंट ऑफ प्राइस चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स व्हेन इट इज डिजायरेबल टू शिफ्ट द बेस। अब देखो अगर हम लोग टाइम रिवर्सल टेस्ट की बात करें बेटा तो P01 इंटू P10 करते हैं, ठीक, बट क्वेश्चन में पूछा है प्राइस चेंजेस ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, कई सारे ईयर्स के बेस शिफ्टिंग की बात कर रहा है, तो वो हम लोग सर्कुलर टेस्ट में करते हैं ना, P01 इंटू P12 इंटू P20 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे हम लोग कई साल तक बेस शिफ्टिंग करते हैं, तो करेक्ट आंसर होगा बी, सर्कुलर टेस्ट। नेक्स्ट, देयर इज नो सच थिंग्स एज अनवेटेड इंडेक्स नंबर, बल्कि अनवेटेड मतलब क्या, सिंपल, और सिंपल इंडेक्स नंबर एग्जिस्ट करता है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, फॉल्स। नेक्स्ट,
द इंडेक्स नंबर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ एवरेजेस, नो डाउट। हम लोग एवरेज पढ़े, चाहे सिंपल एवरेज की बात करो चाहे वेटेड एवरेज की बात करो, और दोनों में ही अरिथमेटिक मीन भी होता है और ज्योमेट्रिक मीन भी होता है। तो क्या इंडेक्स नंबर स्पेशल टाइप ऑफ एवरेज है? हाँ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, ट्रू। नेक्स्ट, इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सम ऑफ प्राइस रिलेटिव, एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, प्रोडक्ट ऑफ प्राइस रिलेटिव और नन ऑफ द, क्योंकि हम लोग पढ़े समेशन ऑफ पी एन, समेशन ऑफ पी जीरो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बी, एवरेज। नेक्स्ट, द डैश ऑफ ग्रुप इंडिसेस गिवन द जनरल इंडेक्स। अगर जनरल इंडेक्स की बात करें बेटा तो करेक्ट आंसर होगा ए, अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट, इन पैशेज इंडेक्स वेट्स आर बेस्ड ऑन, पैशेज में हम लोग बेसिकली फॉर्मूला यूज करते हैं पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय समेशन पी जीरो क्यू एन। तो क्यू एन मतलब क्या हो गया? करंट ईयर क्वांटिटीज। तो हमने बेस किसको लिया बेटा, या वेट किसको लिया है? करंट ईयर क्वांटिटीज को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट, इन लैस्परीज इंडेक्स नंबर, अभी ऊपर ये क्वेश्चन हमने किया था कि हम लोग बेसिकली क्या लेते हैं, अगर इंडेक्स नंबर नॉर्मल पूछा है तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? प्राइस रिलेटिव। याद रखना, अगर इंडेक्स नंबर पूछा है तो प्राइस रिलेटिव, अगर क्वांटिटी इंडेक्स नंबर होता है तो स्पेशली मेंशन करता कि ये क्वांटिटी रिलेटिव है। क्लियर? जब तक क्वेश्चन कुछ ना बोले तो हम लोग मानेंगे कि ये प्राइस की बात कर रहा है, और प्राइस में हम लोग वेट किसको लेते हैं बेटा? क्वांटिटीज को। ठीक है, तो लैस्परीज में किसको लेते हैं? बेस ईयर क्वांटिटीज को। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी। कंफ्यूज होके ए मत लगाना। ए में अगर देखो तो बेस ईयर ही दिया है पर प्राइस दिया है। प्राइस कब यूज होता है? जब हम लोग क्वांटिटी रिलेटिव की बात करते। क्लियर? नेक्स्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज कॉमनली नोन एज, अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, क्योंकि कंज्यूमर को हम लोग किससे कनेक्ट करते हैं? कॉस्ट ऑफ लिविंग से। तो करेक्ट आंसर होगा डी, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। नेक्स्ट, फिशर्स आइडियल इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई बट ऑफ ए सर्कुलर टेस्ट, बहुत बार बता चुके हैं। अब देखो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्टार्ट हुआ। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर गोज अप फ्रॉम 110 टू 200। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना था? पहले 110, बाद में कितना हो गया? 200। एंड द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज रेज्ड फ्रॉम, सैलरी आपकी रेज्ड हो रही है 330 थी और रेज होके कितनी हो गई? 500। द वर्कर डज नॉट गेट रियली गेन, देन द रियल वेजेस डिक्रीज्ड बाय, अब देखो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 110 से बढ़ करके 200 हो गया, बट सैलरी कितनी बढ़ी? 330 से 500। तो सिंपली इसमें क्या करना कि अगर 330 सैलरी है कितने इंडेक्स के लिए? 110 के लिए। ठीक, तो 200 के लिए कितना? या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर 110 का कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स है तो सैलरी कितनी है बेटा? 330। तो अगर 200 कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स होगा तो सैलरी कितनी होनी चाहिए? 330 मल्टीप्लाई 200 डिवाइडेड बाय 110। ऐसे भी समझ सकते हो, और जो फर्स्ट मेथड हमने बताया वैसे भी। हम फर्स्ट मेथड से कर रहे हैं कि 330 डिवाइडेड बाय, ये सैलरी है, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 110 है तो 200 पे हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए? इस पे हमारी सैलरी आनी चाहिए 600। क्लियर? मतलब अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 110 से 200 हुआ तो हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए? 330 से 600 होनी चाहिए। बट हमारी सैलरी बढ़ी कितनी? ये सैलरी है कितनी? 500। तो नो डाउट जो हमारी रियल वेजेस है वो कितने से घट रही है बेटा? 100 से घट रही है, क्योंकि 600 होनी चाहिए और मिल कितना रहा है? 500। तो हमारा 100 से रियल वेजेस घट जा रहा है। देन द रियल वेजेस डिक्रीज्ड बाय ₹100। क्लियर? सिंपली तुम लोग क्या करना कि अगर 330 की सैलरी है 110 पे तो 200 पे कितना, बस उसी से कंपैरिजन करना है। क्लियर? नेक्स्ट, net monthly salary of an employee was ₹3,000 in 1980. The consumer price index in 1985 is 250 with 1980 as base year. If he has to be rightly compensated, then seventh dearness allowance to be paid to the employee is, अब देखो DA मतलब बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ अलाउंस जो कि आपको बेसिक सैलरी के एडिशन में मिलता है। ठीक, तो बेसिक सैलरी हमें कितनी मिल रही है? 3000। तो बेसिक सैलरी जनरली नहीं बढ़ती है। जब आपका कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स इंक्रीज होता है ना बेटा, तो आपको कंपनी DA दैट इज डियरनेस अलाउंस बढ़ा करके देती है। ठीक, अब देखो सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमारे पास जो पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स कितना है, देखो 1980 को बेस ईयर ले रहे हैं तो इसका मेंशन नहीं है तो इसको हम 100 मानेंगे, और 1985 का कितना दिया है? 250।
क्लियर। इसके अलावा हमारे पास सैलरी कितनी दी हुई है 1980 की 3000, यहाँ की तो दी नहीं है, चाहिए भी नहीं है। सिंपली हम लोग क्या करेंगे कि अगर 3000 सैलरी है और उस टाइम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 100 है तो मल्टीप्लाई बाय 250, मतलब आपके हिसाब से सैलरी कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए बेटा 7500। ठीक, हमारी सैलरी कितनी होनी चाहिए 7500। अब 7500 में कंपनी हमें कितना दे रही है 3000 बेसिक सैलरी तो दे ही रही है, मतलब इन एडिशन अगर वो हमें 4500 डियरनेस अलाउंस दे दे तो इसका मतलब हमें किसी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। क्लियर, क्वेश्चन में यही पूछा है, इफ he has to be rightly compensated then seventh dearness allowance to be paid to the employee is C 4500, कि कंपनी जो बेसिक सैलरी दे रही है उसके एडिशन में अगर हमें डियरनेस अलाउंस दे दे 4500 का, तो ये जो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स बढ़ा है इसका हमें किसी भी तरह का कोई लॉस नहीं होगा। सिंपली इसको समझो, हम तुम लोग को बताएं कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स मतलब क्या, कि 1980 में कोई अगर सामान आप 100 रुपये पे खरीद रहे थे तो वही चीज़ 1985 में आप 250 का खरीदोगे। जैसे अगर मान लो, इसको समझना भी ज़रूरी है इसलिए हम समझा रहे हैं कि लेट्स से हम एक कॉपी परचेज कर रहे थे कब 1980 में 100 रुपये की, अगर 1985 में हमें वही सेम कॉपी परचेज करनी है तो हमें कितना पे करना पड़ेगा 250, है ना। तो देखो यहाँ पे जो रुपीज़ की वैल्यू है वो डिक्रीज़ की है। क्लियर, तो अगर 1980 में हम 3000 कमा रहे थे तो हम 1985 में कितना अर्न करें कि हमें उस टाइम और इस टाइम में किसी भी तरह का कोई डिफरेंस महसूस ना हो। अगर हमने उस टाइम 3000 अर्न किया तो 100 रुपये कॉपी पे लगाया, अब अगर हम 7500 अर्न करके 250 लगा देंगे कॉपी पे तो सेम परसेंटेज आएगा, मतलब आप अपनी इनकम का सेम परसेंट ही इन्वेस्ट कर रहे होगे उस कॉपी को परचेज करने में। क्लियर, और सिंपली आपको बस इतना याद रखना है कि जो चीज़ 1980 में आपको 100 रुपये की मिल रही थी 1985 में वही चीज़ आपको 250 पे मिल रही है। यही होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स का मतलब। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा C 4500। नेक्स्ट अगेन सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, नेट मंथली इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय वॉज ₹800 in 1980, द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वॉज 160 in 1980, it is rises to 200 in 1984, it has been rightly compensated. If he has to be rightly compensated, the additional dearness allowance to be paid to the employee is, सिंपली हम लोग क्या करेंगे बेटा कि अगर 800 की हमें सैलरी मिल रही थी कब, जब हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 160 था, अब ये बढ़ गया 200 पे, तो हमें कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, देखो हमें यहाँ सैलरी मिलनी चाहिए 1000 की। ठीक, अब 1000 में 800 तो हमें बेसिक सैलरी मिल ही रहा है, अगर हमें 200 डियरनेस अलाउंस मिल जाए तो इक्वली कंपनसेट हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए था 200। नेक्स्ट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर गोज अप फ्रॉम 110 to 200 एंड द सैलरी ऑफ अ वर्कर इज ऑल्सो रेज्ड फ्रॉम 325 to 500. Therefore, in real terms, to maintain his previous standard of living, he should get an additional amount of, simply ऊपर जैसे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे वही करेंगे कि अगर 325 रुपीज़ हमें मिल रहा था जब हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितना है 110, तो 200 पे हमें कितना मिलना चाहिए देख लेते हैं। ये हमें मिलना चाहिए 590.91, बट हमें मिल कितना रहा है बेटा 500, यहाँ पे दिया हुआ है कि हमें सिर्फ कितना मिलेगा 500, इसका मतलब अगर 90.91 एक्स्ट्रा मिले तो हम सेम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर पाएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बी, 90.91। नेक्स्ट, द प्राइजेस ऑफ अ कमोडिटी इन द ईयर 1975 एंड 1980 वर 25 and 30 रिस्पेक्टिवली, टेकिंग 1980 एज बेस ईयर द प्राइस रिलेटिव इज, आपको बेस ईयर कितना लेना है 1980 को आपको बेस ईयर लेना है, इसका मतलब 1975 आप करंट ईयर लोगे इनटू 100, तो 1975 में बेसिकली क्या बोल रहा है P0 डिवाइडेड बाय P1 इंटू 100। ठीक, तो 1975 में वैल्यू कितनी थी 25 और 1980 में कितनी है 30 इंटू 100, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आएगा 83.33, जो कि हमारे पास ऑप्शन में नहीं दिया है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर होगा 83.33। क्लियर। नेक्स्ट, द एवरेज प्राइस ऑफ सर्टेन कमोडिटीज इन 1980 वॉज ₹60 and the average price of same commodities in 1982 was 120. Therefore, the increase in 1982 on the basis of 1980 was 100%. ये नहीं है वैल्यू कुछ भी। देखो ना 1980 में जो चीज़ आपको 60 रुपये में मिल रही थी वो 1982 में आपको कितने पे मिल रही थी 120 पे।
आगे कह रहा है कि देयर फॉर द इंक्रीज इन 1982 ऑन द बेसिस ऑफ 1980 वॉज 100%, क्योंकि अगर आप इसका 100% निकालोगे तो कितना आएगा 60, पहले 60 था और ऐड कितना हो रहा है 60, तभी तो 120 आया है इंक्रीज होके। द डिक्रीज इन 1980 विथ 1982 एज बेस इज, अब देखो 1982 को बेस लेना है बेटा, तो 1982 को अगर हम लोग बेस ले रहे हैं तो 1980 की प्राइस थी मेरी 60 और 1982 की प्राइस थी 120, है ना। तो हमें हर बार क्या करना होता था, 1982 को करंट ईयर लेना होता था और उसको कंपेयर करते थे 1980 से, बट यहाँ कह रहा है 1982 को हमें बेस लेना है। तो हमें देखना है कि डिक्रीज कितना हो रहा है 1980 में, तो देखो 60 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100, यही ना करते हैं हम लोग कि कितना चेंज हुआ है, किससे कंपेयर करते हैं बेस ईयर से, इंटू 100, तो ये हो जाएगा -60 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100 और 50%। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, द प्राइस इन 1980 डिक्रीजेज बाय 50% यूजिंग 1982 एज बेस, दैट इज बी, कि अगर हम लोग 1980 की प्राइस को यूज़ करें तो वो 50% से डिक्रीज हो रही है यूजिंग 1982 एज बेस। और ये फॉर्मूला सिंपली क्या है, जैसे हम लोग करते हैं ना, चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस इंटू 100। जब हम लोग को परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है तो हम लोग ऐसे ही परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं ना कि कितना इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, तो वही चीज़ हमने किया कि हमने 1980 को 1982 से कंपेयर किया है। क्लियर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स आर ऑल्सो यूज टू फाइंड रियल वेजेस बाय द प्रोसेस ऑफ रियल वेजेस। बेसिकली हम लोग यूज कर फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफ्लेटिंग ऑफ इंडेक्स नंबर, दैट इज ए। नेक्स्ट, अ पैटर्न दैट इज रिपीटेड थ्रू आउट अ टाइम सीरीज एंड हैज अ रिकरेंस पीरियड ऑफ अटमोस्ट 1 ईयर इज कॉल्ड, अगर अटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की बात करें तो सीजनल वेरिएशन, दैट इज सी, क्योंकि जितने भी सीजन है वो सब किस में आ जाएंगे, विद इन अ ईयर, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, if an annual time series consisting of even number of years is coded then each coded interval is equal to, अब देखो क्या कह रहा है बेटा, सबसे पहले कह रहा है एनुअल टाइम सीरीज, एनुअल टाइम सीरीज मतलब 12 महीने, कंसिस्टिंग ऑफ इवेंट नंबर ऑफ ईयर्स इज कोडेड, तो इसमें इवन नंबर क्या क्या हो सकता है, इवन नंबर हो सकता है 2 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ्स, 10 मंथ्स, 8 मंथ्स एंड 12 मंथ्स इटसेल्फ। तो इसमें देखो ऑप्शन दिया हाफ ईयर, 1 ईयर, बोथ ए एंड बी, 2 ईयर। हाफ ईयर मतलब 6 मंथ्स हो गया और 1 ईयर मतलब 12 मंथ हो गया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एनुअल टाइम सीरीज है, 1 साल की सीरीज है, तो उसमें इवन नंबर कितनी बार आएगा, 6 मंथ्स भी इवन नंबर है, 12 मंथ्स भी इवन नंबर है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, बोथ ए एंड बी। अब देखो 2 ईयर्स मतलब 24 मंथ्स, तो तुम लोग बोलोगे मैम 24 मंथ्स भी तो इवन है, इसको क्यों नहीं इंक्लूड करें आंसर में, क्योंकि यहाँ पे एनुअल टाइम सीरीज बोला है, मतलब सिर्फ 12 महीने की बात किया है। क्लियर, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। नेक्स्ट, इन सेमी एवरेजेस मेथड इफ द नंबर ऑफ वैल्यूज इज ऑड, हम सबको पता है अगर सेमी एवरेज मेथड हम यूज़ कर रहे हैं और नंबर क्या है, ऑड है, 1 2 3 4 5 है, तो इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेंगे और ये जो बीच की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, मिडल वैल्यू। नेक्स्ट, द ट्रेंड वैल्यूज इन फ्री हैंड कर्व मेथड आर ऑब्टेन्ड बाय, जो ट्रेंड वैल्यूज हम देखते हैं वो सीधे सीधे हम लोग को किससे पता चलती है, विद हेल्प ऑफ ग्राफ, तो करेक्ट आंसर होगा बी, इस तरीके से भी ट्रेंड निकलता है। नेक्स्ट, द सेक्युलर ट्रेंड इज मेजर्ड बाय द मेथड ऑफ सेमी एवरेजेस व्हेन टाइम सीरीज बेस्ड ऑन ईयरली वैल्यूज, ट्रेंड इज लीनियर, टाइम सीरीज कंसिस्ट ऑफ इवन नंबर ऑफ वैल्यूज एंड नन ऑफ देम, तो करेक्ट आंसर होगा बी, ट्रेंड इज लीनियर। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पेशेंट्स इन द हॉस्पिटल ड्यू टू हीट स्ट्रोक इज, बेसिकली किसकी वजह से है, मतलब ये आपको मिलेगा ज़्यादा समर में, तो बेसिकली सीजन की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा सी, सीजनल वेरिएशन। नेक्स्ट, द सिस्टमैटिक कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज विच फॉलो रेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशंस आर कॉल्ड, अगर रेगुलर पैटर्न की बात करें तो सिग्नल, दैट इज ए। नेक्स्ट, द अनसिस्टमैटिक सीक्वेंस विच फॉलोज इररेगुलर पैटर्न ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड नॉइज, अगर रेगुलर पैटर्न है तो सिग्नल और इररेगुलर है तो नॉइज। Next, in time series, seasonal variations can occur within a period of
टाइम सीरीज़ में अगर सीजनल वेरिएशन की बात कर रहा है तो सीजनल वेरिएशन बेटा 1 साल के अंदर अंदर ही अकर हो सकता है। वैसे भी हम सबको पता है, जैसे समर है, विंटर है, ऑटम है, तो ये सब क्या है, रेनी सीजन है। ये सब बेसिकली अगर देखा जाए तो विद इन ईयर अकर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, 1 ईयर। क्लियर। ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये सारे इंडेक्स नंबर और टाइम सीरीज़ के थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सारे क्वेश्चन आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर में कवर किए हुए हैं। बाकी हमारे इंस्टीट्यूट के मैट के जो क्वेश्चंस हैं वो तो नो डाउट इम्पॉर्टेंट है, बट उसके एडिशन में ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमारा पार्ट 3 था। हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हमने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है रिलेटेड टू मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। अगर वो क्लासेस आपने नहीं की है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड पार्ट 4 हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे जिसमें बेसिकली हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे फोकस करेंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स एंड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम पार्ट 4 में डिस्कस करेंगे। अगर आज की क्लास में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।